और आज की अहम तरीन खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की सुप्रीम कोर्ट की तशरीह खत्म कर दी है। ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली खत्म की जाती है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले। 2018 का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के दायरे कार से बाहर है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खात्मे का फैसला 6-1 के तनासुब से सुनाया है और इस फैसले के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। इस बारे में मजीद तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, फैसले की मजीद तफसील और जस्टिस याहिया आफरीदी के इख्तिलाफी नोट के हवाले से बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का जो है वो 7 रुकनी जो बेंच था उसने 6-1 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया है और तहरीरी फैसले में ये कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, ना ही आर्टिकल 62(1)(f) के अंदर ये दर्ज है कि डिक्लेरेशन किसने देनी है और उसकी मुद्दत कितनी होगी। उसके अलावा तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकेकार क्या होगा। अदालत ने मुख्तसर फैसले में ये कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो कि ये कहे कि आर्टिकल 1(f) के तहत जो नाअहली दी जाएगी उसकी वजूहात क्या होंगी। अदालत का ये कहना है कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तस्वुर है वो बुनियादी हकूक की शिकों से हमांग नहीं है और जब तक आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कानून साजी नहीं हो जाती इसे आर्टिकल 62(1)(f) की जो दीगर शिकें हैं D, E और G उनकी तरह ही पढ़ा जाए। अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसको मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन दे के आइन बदलने की कोशिश की, ये आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के फैसले में कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में जो 5 साल की नाअहली करार दी गई है वो अब जो कानून है वो इनफील्ड है और अदालत उससे मुतालिक कोई कमेंट नहीं कर रही इस फैसले के अंदर। उसके अलावा अदालत का जो ये फैसला है इसके अंदर जस्टिस याहिया आफरीदी का मुख्तसर नोट भी शामिल है जिसमें कहा गया है कि वो फैसले से इख्तलाफ करते हैं और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहयात है ना ही मुस्तकिल है। जैसे याहिया आफरीदी ये कहते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन तक महदूद है और ये नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। जैसे याहिया आफरीदी का ये कहना है कि क्योंकि समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है तो उसके तहत जो डिक्लेरेशन दी गई है वो दुरुस्त है और उन्होंने ये कहा है कि वो जो राय है अक्सरियती उससे इख्तलाफ करते हैं समीउल्लाह बलोच फैसले की हद तक, लेकिन वो ये समझते हैं कि जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली है वो मुस्तकिल या ताहयात नहीं है। आप ये कह रही हैं कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात नहीं है। इस नुक्ते पर जस्टिस याहिया आफरीदी का इत्तेफाक है बाकी 6 जजेस से। जैसे याहिया आफरीदी का जो मुख्तसर नोट है इसमें यही दर्ज है कि वो ये समझते हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है उसकी मुद्दत ताहयात या मुस्तकिल नहीं है, बल्कि जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की जो डिक्लेरेशन है यानी अदालत जब ये करार दे दे कि 62(1)(f) के तहत कोई शख्स नाअहल है तो जब तक कि वो अदालती फैसला मौजूद है, डिक्लेरेशन मौजूद है, तब तक वो नाअहली और जब वो नाअहली खत्म हो जाए तो फिर वो जो डिक्लेरेशन है वो भी खत्म हो जाती है। बुनियादी तौर पर इत्तेफाक किया है जस्टिस याहिया आफरीदी ने क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में दी जो डिक्लेरेशन थी उसे वापस ले लिया है और जस्टिस याहिया आफरीदी का यह ख्याल है कि जब तक डिक्लेरेशन बाकी रहेगी तब तक सजा बाकी रहेगी। ताहम वो भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि समीउल्लाह बलोच केस में सुप्रीम कोर्ट की जो डिक्लेरेशन थी वो आइन बदलने की कोशिश थी और ये जो अहम फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी है 162(1)(f) के तहत। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब ने। शहजाद साहब, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, इसके कानूनी पहलू और फिर इसके सियासी मंजरनामे पर जो असरात हैं, आगे जो सियासी समत का तयन होगा मुल्क में, आप कैसे देखते हैं इसको? शहजाद जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी बिल्कुल अब आ रही है। जी, मैंने कहा जो इसके सियासी असरात है उस पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि इससे ऑब्वियसली जो बेनिफिट होगा वो नवाज शरीफ को होगा। नून लीग के कायद हैं और उनकी पार्टी कह रही है कि चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के जो कैंडिडेट हैं वो भी नून लीग के नवाज शरीफ हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो अब ओवरटर्न हो गई आज के फैसले के बाद, उनको बेनिफिट होगा। दूसरे जो प्रोमिनेंट लीडर है वो जहांगीर खान तरीन है जो IPP के सबरा हैं, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी अब आसानी होगी। वैसे भी अगर आप देखें तो रिटर्निंग ऑफिसर्स उनके पेपर्स जो है वो अप्रूव कर चुके थे, लेकिन एक ये मामला था कि अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है लाइफ टाइम तो फिर वो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, तो वो आज मरहला जो है खत्म हो गया है और अब वो इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर एलिजिबल है।
जो कानूनी पहलू है, हमने भी जितने प्रोग्राम में बात की है, जो बहुत सारे कानूनदान हमारे शो पे आते हैं वो यही कहते हैं कि ये फैसला जो दिया गया था 2017 में वो इस लिहाज से गलत था कि आइन इस हवाले से साइलेंट है कि सजा कितनी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने ये फैसला किया था कि ये ताहयात नाअहली होगी। सवाल ये था कि जो फैसला उस वक्त किया गया था, जिसको जैसे मैंने कहा कानूनदान कह रहे थे कि उनकी नजर में ये दुरुस्त फैसला नहीं है, उसको तब्दील कैसे होगा। जो पीडीएम हुकूमत थी वो इलेक्शन एक्ट में कानून साजी करके गई थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र नहीं है, तो जो आइन की शिक साइलेंट है इस हवाले से कि सजा कितने टाइम की होगी, वो डिस्क्वालिफिकेशन पे 5 साल की तस्वर की जाएगी। मेरा अपना ओपिनियन भी यही था, लीगल जो लॉयर्स हैं उनका भी यही ओपिनियन था कि ये इलेक्शन एक्ट के जरिए नहीं तब्दील हो सकता। इसको तब्दील करने के लिए या तो 5 मेंबर से बड़ा बेंच हो, जैसे कि ये था 7 मेंबर बेंच, या तो उसका फैसला है या फिर आइन में तरमीम की जाए। और ऑब्वियसली पीडीएम के पास तो इतनी उस वक्त अक्सरियत थी नहीं कि वो आइन में तरमीम कर सके, तो जो वे आउट उन्होंने निकाला था वो एक कानून में तब्दीली का था। तो कानून में तब्दीली करके जो तशरीह की गई थी आइन की, उसको शायद नहीं बदला जा सकता था। लेकिन बहरहाल समीला बलोच के जो केस में अब ये फैसला है, उसके बाद तो बड़ा ऑब्वियस है कि अब जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो लाइफ टाइम नहीं होगी, वो 5 साल की होगी। 6-1 का ये फैसला है। और अगर आप देखें इससे पहले भी उमर अता बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वो उस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने फैसला तहरीर किया था कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही अपने एक फैसले में, फैसल वार्डर के फैसले में ये कहा था कि अगर किसी सियासतदान की नाअहली ताहयात होगी तो वो उसके साथ बहुत ज्यादती होगी। और उस केस का तस्करा, ये जो हेयरिंग हम देख रहे थे, जो नशर भी की गई लाइव, उसमें भी बार बार आता रहा कि जिन जज साहब ने ये फैसला दिया था लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का, उन्होंने बाद में अपनी राय का जो इजहार किया था वो उससे मुख्तलिफ थी कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है शहजाद, हमारे साथ ही मौजूद रही है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक हमने सुप्रीम कोर्ट में आज का फैसला भी देखा, एक ऐसा लग रहा है, तासुर ये जा रहा है कि ये जो भुट्टो फांसी रेफरेंस की समाअत हो रही है, ये आज जो फैसला आया है, मौजूदा अदलिया माजी में होने वाली गलतियों का इजाला कर रही है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? और इस जो ताज़ा फैसला है, इस पर आपका कॉमेंट। अच्छा, ये तासुर दुरुस्त है, कितना दुरुस्त है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन ये तासुर दुरुस्त है और ऐसा होना चाहिए। माजी में किए गए वो फैसले जिन्होंने हमारी पूरी मुल्की तारीख को हिला जुला के रख दिया है, उन फैसलों को रिव्यू करके उसके ऊपर अदलिया को अपने रिकॉर्ड को स्टेट करना और तारीख को दुरुस्त करना, ये एक अच्छा इक़दाम है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। और आज के फैसले के हवाले से आपकी क्या है कि आने वाले दिनों में भी इसका फायदा होगा? इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो इसको इस तरह देखता हूं कि पार्लियामान ने इस फैसले के बाद जब असेंबली ने एक कानून पास किया, पार्लियामान ने एक कानून पास किया और उसमें कहा गया कि जो नाअहली है इसकी मुद्दत 5 साल से जायद नहीं होनी चाहिए। अब ये बात दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले के जरिए पार्लियामान के उस फैसले को एक्सेप्ट किया है। ये हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा अमल है, अच्छी रवायत है। और पार्लियामान के हर फैसले को रिव्यू में जाके टच करना, उसको जाके उसकी डिस्कशन करना, ये कोई मुनासिब अमल नहीं है। इससे पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो पार्लियामान है, इसके ऊपर कोई सुपरा बॉडी नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जरूर बात हो सकती है और दुनिया भर में वहाँ सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं या जो दुनिया भर के ममालिक की आला तरीन अदालतें होती हैं, वो पार्लियामान या सदारती अहकामात को कभी ना कभी ऐसा होता है, लेकिन वेरी रेयर केसेस जिसमें वो उसको रिव्यू करती हैं या उसको एग्जामिन करती हैं। लेकिन इसको एक नजीर बना लेना, जिस तरह हमारे मुल्क में एक खेल बन गया था कि हर पार्लियामान का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता था, हत्ता के फुल अक्सरियत से पास की गई आईनी तरमीम को, 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम के लिए चैलेंज करा लिया गया। और उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो सूरत हाल पैदा कर दी थी, पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के उन्होंने हमसे 19वीं तरमीम कराई। तो ये तो पाकिस्तान में रास्ता बंद होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज एक इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा अमल है कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान की सुप्रीमेसी और अवाम के हक के राय की सुप्रीमेसी को माना है। अच्छा शहजाद, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से ताहयात नाअहली, ये जो इसकी एक डेफिनेशन थी, इससे सियासतदानों का बुनियादी हक मुतासर हो रहा था, तो अब तारीख में जो गलतियां हो चुकी हैं उनका इदराक होना, उनको ठीक करना, आपको लगता है कि आज का फैसला उसकी तरफ एक अहम कदम है?
जी, और बिल्कुल इस समाअत के दौरान आपने देखा कुछ अहम सवालात जजेस की जानिब से उठाए गए कि अगर किसी शख्स पे कत्ल का इल्जाम है, किसी पे करप्शन का इल्जाम है या कोई और बगावत का इल्जाम, यहाँ तक की बात हुई। जी, बगावत का इल्जाम है तो वहाँ पे तयन किया गया है कि 5 साल की सजा होगी। लेकिन अगर कोई शख्स सादिक और अमीन की डिक्लेरेशन उसके खिलाफ आ जाती है तो फिर वो लाइफ टाइम होगी, यानी कि वो माफी मांगे या कभी वो अपने किरदार को बदल ले तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये बड़ा एक वेग सा कानून था और कायरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट अगर कानून साजी करती है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। हर कानून को ये नहीं हो सकता कि 4-5 जजेस बैठकर उसको बदल दें। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निकल मामला ये था कि एक आईनी अमेंडमेंट है और उस पर कानून ला रहे थे, तो ये एक बहस थी जो मेरे ख्याल से आज खत्म हो गई है। लेकिन जो कायरा साहब बात करें, हमें गौर ये करना चाहिए, जब 18वीं तरमीम आई एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, 1.5 साल उस पर लगा। कायरा साहब जैसे लीगल माइंड जो है उस पर बैठे और उन्होंने कानून साजी की। उस वक्त भी आपको याद होगा, जहां तक मुझे याद है, पीपल्स पार्टी तो इस हक में थी कि ये 62(1)F या जो डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन के कानून है उनको तब्दील किया जाए, लेकिन नून लीग ने उस वक्त भी नहीं खत्म किया था। तो ये जो समाअत होती रही जिसमें बार बार जिक्र हुआ कि एक डिक्टेटर के दौर में बनाया हुआ कानून है, सवाल ये भी उठता है कि जब पार्लियामेंट के पास बेहतरीन मौका था तो कौन सी जमातें थी उस वक्त जो अपोज कर रही थी कि 62 और 63 को नहीं खत्म होना चाहिए। मुझे याद है उस वक्त नून लीग ने अपोज किया, बाद में इमरान खान साहब 62-63 के हवाले से अपना मौके बदलते रहे। कभी वो कहते थे कि ये ताहयात नहीं नायली होनी चाहिए, फिर कभी कहते थे बिल्कुल ठीक कानून है। तो यानी कि जब जिस सियासतदान को सूट करता है उसके मुखालफिन के ऊपर ये शिक लागू हो रही होती है तो वो इस पे तनकीद करते हैं। आज मुझे नहीं पता अब तक तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल है, लेकिन अगर उनको भी ये लगता है कि मुस्तकबिल में इमरान खान को भी इस शिक के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है तो शायद आज वो सपोर्ट करेंगे इस बात को कि जी हाँ, ताहयात नायली नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो 18वीं तरमीम थी उसमें जहां बहुत कुछ आइन में दुरुस्त किया गया, पार्लियामेंट को पावर्स दिए गए, सूबों को इख्तियार किया गया, वहां पे एक बेहतरीन मौका था पॉलिटिकल पार्टीज के पास, सियासतदानों के पास कि इस 62-63 को एड्रेस करते। इसमें बहुत वेग चीजें हैं, उनको दुरुस्त करते, लेकिन उसको वो नहीं किया गया था। तो यानी कि जो डिक्टेटर की दाली भी शिकें थी उनको बरकरार रखा गया था। मेरे ख्याल से वो सियासतदानों के पार्ट पे एक बहुत बड़ी गलती थी। कायरा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान अगर अपनी गलती तस्लीम करके माफी मांगे, तौबा करें तो सियासतदान कोई हल निकाल सकते हैं। ये आगे आने वाले दिनों की उन्होंने बात की। आप समझते हैं कि जिस तरफ सूरत हाल जा रही है अब सियासतदानों को बैठना होगा बड़े मकसद के लिए और बैठकर आगे का लाहेबल तय करना होगा, ताकि इस तरह के जब जिसे कोई फैसला सूट करता है फिर उसके हक में या कानून सूट करता है उसके हक में, और जब वो उसे नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ दलाइल देते हैं। कि जहां तक ताल्लुक इस बात का है कि पार्लियामान को 62-63 के अंदर तरमीम कर लेनी चाहिए थी, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये प्रपोज था। उस वक्त एक तो मुस्लिम लीग ने इस बात को रजिस्ट कर लिया और दूसरा हमारी मजहबी जमातों ने कुछ मजहबी शिकों की बुनियाद पे इसको रजिस्ट कर लिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह था कि ये जो तलवारें लटकाई गई हैं इसको खत्म करना चाहिए। उस वक्त हमारे दोस्त नहीं माने। बाद में जब वो खुद उस कानून की जद में आ गए तो फिर हमने कहा कि हम इसी चीज को देखते हुए, यही है पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस कि हमारे खिलाफ तो ये कवानीन बनाए गए ना और हमारे खिलाफ ये कवानीन इस्तेमाल हुए। बज़ाहिर कहा गया कि बड़े अच्छे नीयत से कानून बने हैं, वो दहशतगर्दी का कानून हो, वो कोई और कानून हो, ये कानून बना के फिर हमारे खिलाफ पोलिटिकली इस्तेमाल हुए। इसीलिए हम कहते रहे और हमारा तजर्बा बाकी जमातों से ज्यादा मुख्तलिफ था और ज्यादा प्रैक्टिकल था। अब हम समझते हैं कि ये जो बिलावल साहब की बात का आपने कहा, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने इसीलिए कहा था कि हमें उसकी तरफ पे जाना होगा। या तो आप अपनी तारीख को दुरुस्त करने के लिए इस तरफ जाएंगे कि आप जिन लोगों ने गलतियां की हैं उनको सजाएं दें। उनको सजाएं देने का अमल कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टेढ़ा है, उससे कितनी ज्यादा तसादम हो सकते हैं और हम अफोर्ड करते हैं कि नहीं। इसी बात को देखते हुए हमारी तरफ से हमेशा ये मुकदमा रहा कि हमें डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना चाहिए और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के तरीकाकार पे एक कमीशन बना के उसमें अपनी गलतियों का इकरार करें और माजी को खत्म करें, उसको दफन करें और रीस्टार्ट करें अपनी जिंदगियां, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लाइफ। और अगर हम पिछले रस्सियों को पीटते रहेंगे उन लकीरों को तो हम किसी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। यही वजह है कि हम साइकिल में घूमते रहते हैं। जिंदगी स्ट्रेट लाइन है, अगर आप साइकिल में घूमते रहोगे तो आप फिर पॉइंट 1 पे, फिर पॉइंट 1 पे, और तारीख में हमारी हर नस्ल उसी जगह खड़े होके हम कौमों की जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। हमने खान साहब को जब उनकी हुकूमत आई थी उस वक्त भी समझाया था कि आप सबको साथ लेके चलें, उस वक्त वो नहीं माने। जब वो लड़ पड़े फौज के साथ उस वक्त भी हमने कहा था कि डायलॉग का रास्ता होना चाहिए, उस वक्त भी नहीं माना गया।
आपको याद होगा बिलावल साहब ने डायलॉग का रास्ता खोलने की बात की थी, उसको खान साहब ने खुद कट कर दिया था। अब भी हम यही कह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए, लेकिन डायलॉग करने से पहले जो उन्होंने अपने करतूत किए या गलतियां की या उनसे जो गुनाह सरजद हुए या कानून तोड़े गए, उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ये बात हमारी आज नहीं बिलावल साहब ने कही, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि आगे बढ़ने के लिए तमाम सियासी लीडरों के मैंडेट को और जमातों के मैंडेट को मानना होगा, लेकिन उनको भी अपनी कौमी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। कोई अकेला, कोई बंदा, कोई जमात इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं कर सकती, लिहाजा सबको मिलकर चलना होगा। और मिलने के लिए अब खान साहब को अपने, वो कहते हैं ना, हाथों से लगाई गई गांठें जो हैं वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं, वो खोल लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ताहयात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समीउल्लाह बलोच केस में की गई तशरीह डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली है, ताहयात नाअहली खत्म कर दी है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) और हाई कोर्ट 199 के तहत आर्टिकल 62(1)(f) की डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। फैसले के बाद अपने रद्द-ए-अमल में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून में नहीं दर्ज कि कौन सी अदालत आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिक्लेरेशन दे सकती है। ना ही सुप्रीम कोर्ट अंडर 184(3) ना ही हाई कोर्ट अंडर 199 आर कॉम्पिटेंट कोर्ट्स टू गेट दिस सॉर्ट ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कानून में बताया नहीं है कि वो कौन सी कोर्ट होगी। तो अब इन फैसलों के बाद ट्राइब्यूनल के लिए क्या रास्ता रह जाता है? ट्राइब्यूनल के लिए तो आई थिंक इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड नाउ। द ट्राइब्यूनल्स विल हैव टू allow and let the people decide. Will have to allow the nomination papers if they're challenged on the basis of 62(1)(f). I think जब तक वो कानून नहीं आ जाता, जो पार्लियामेंट अब आगे आने वाली पार्लियामेंट देगी, उस वक्त तक जो 5 साल मुद्दत वाला कानून था उसका क्या हुआ? उसको they have left it untouched. वो क्योंकि अंडर चैलेंज नहीं था तो कोर्ट ने उसको फिर एग्जामिन नहीं किया। बट जो कोर्ट की अब एनालॉजी, जो कोर्ट ने अब होल्ड कर दिया है कि उसके लिए कानून चाहिए, तो अब जब कानून आ जाएगा, यानी मुकम्मल कानून आ जाएगा कि जिसमें प्रोसीजर भी बताएंगे, अदालत का भी बताएंगे और ये ड्यूरेशन का भी, तो अभी बता दिया है, बट बाकी दो चीज़ों का जब बता देंगे। उधर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब खत्म हो गया है। आइन की मनचाही तशरीह करने वाले स्याह किरदार आज अदालत अवाम और वक्त के कटहरे में मुजरिम करार पाए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक लाडले को सादिक और अमीन बनाने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई थी। ताहयात नाअहली का फैसला आइन के खिलाफ था। माजी में किसी लाडले को सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट बांटे गए, किसी को सजा दी गई। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आज का फैसला इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ आया है। अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ और नून लीग सुरखरू हुई है। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ खोसा ने कहा है कि किसी असर के तहत गलत फैसला देने वाला जज दोज़ख में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि मुनसिफ अल्लाह को जवाब दे, सिर्फ सही फैसला देने वाला जज जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह ताला के तफवीज़ शुदा अख्तियारात हैं जो मुनसिफ को मिलते हैं। हम तवक्को करते हैं कि वो अल्लाह को जवाब दे हैं और अल्लाह ही की खुशनुदी के लिए ये फैसले करेंगे। अगर ये तो अहादीस में भी लिखा हुआ है और जज फैसला भी है सुप्रीम कोर्ट का कि वो जज जो तसाल और नाअहली से करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा, जो जज किसी और गलत फैसला किसी और असर के तहत करेगा वो भी दोज़ख में जाएगा। सिर्फ एक ही जज जो है जन्नत में जाएगा, जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामते हुए बिला खौफ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन का 2 रोज़ा दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर HA जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से भी मुलाकात की है। मुलाकातों के दौरान दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ बहरीन नेशनल गार्ड के 27वें यौम तासीस के मेहमान खुसूसी भी थे।
ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का नेशनल गार्ड योम तासीस की तकरीब में पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियती मश्क का भी मुशाहिदा किया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने बहरीन नेशनल गार्ड को मिलिट्री और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में तरबियत फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ को मिलिट्री मेडल दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने, बेहतर करने में अहम कोशिशों और तावन के एतराफ में दिया गया है। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। MQM और नून लीग के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दौर कराची में जारी है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, किन उमूर पर गुफ्तगू हो रही है? क्या दो लो के उसूल पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल, दोनों जमातों की मुसलसल छठी मीटिंग है। कामरान, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। NA 242 कराची का हल्का है जहां से कागजात नामजदगी जमा कराए हैं मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ ने। क्या उनके लिए ये हल्का खाली छोड़ा जाएगा MQM की जानिब से? एक बार फिर बात करेंगे कामरान रजी से। कामरान, बताइएगा अब तक क्या तय पाया है मुज़ाकरात में? देखें, जो ज्यादा एम्फसाइज है वो कराची में जो NA 242 है जिससे मियां शहबाज शरीफ और सैयद मुस्तफ़ा कमाल हिस्सा ले रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। उसके अलावा कई नशिस्तें हैं जिस पर मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट चाहती है। तहम दोनों जमातों के रहनुमा तजावीज़ लेकर जाते हैं अपनी लीडरशिप के पास और फिर उस पर मजीद तबादला ख्याल किया जाता है। तो इम्कान है कि आने वाले दिनों में ये इस सिलसिले में बाकायदा कोई फैसला दोनों जमातों के सरबराहान की जानिब से कर लिया जाएगा। तहम ये छठी मुलाकात है जो मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो रहनुमा है वो कर रहे हैं। इस वक्त भी ये मुलाकात यहाँ मुस्लिम लीग हाउस में जारी है। बहुत शुक्रिया कामरान रजी आपका। MQM और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी। MQM और नून लीग के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दौर कराची में जारी है। खास तौर पर NA 242 के हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है और अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात सियासी कायदीन से मुलाकातों के सिलसिले का हिस्सा है। ये कहा जा रहा है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की है।